हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेके आ चुके हैं आपके बीच में एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुके हैं। और आपको जैसा कि पता है, अब ग्रुप डी का पेपर होगा, क्योंकि 4 मार्च को आने वाला है। एनटीपीसी के बारे में जो भी जानकारी है वो 4 मार्च को आ जाएगी। फिर एनटीपीसी का पेपर ख़त्म होने के बाद ही ग्रुप डी का पेपर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आप सभी की डिमांड पर हमने शुरू किए हैं एमसीक्यू मॉक टेस्ट शुरू किए हैं हमने एमसीक्यू मॉक टेस्ट हमने शुरू कर दिए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के अनुसार। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। इसमें जो विटामिन B7 है उसका रासायनिक नाम पूछा है। और ये पेपर है, ये यूपी पुलिस 2018 में आ चुका है पहले पेपर। तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए पेंटोथोनिक एसिड, नहीं, इसको तो B5 बोलते हैं, इसको B5 बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड को। और इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को जो है विटामिन सी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को। और ऑप्शन डी देखते हैं फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड है वो बोलते हैं विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो हमने देखा बायोटिन, जो बायोटिन है उसको विटामिन B7 बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है विटामिन B7 बायोटिन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि B7 और बायोटिन कुछ मैच कर रहा है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और B7 की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो इससे जो बीमारी होती है, इससे एक तो बांझपन होता है और दूसरा बाल झड़ने की बीमारी होती है। सॉरी, इससे होता है बाल झड़ना, बाल झड़ने वाली बीमारी होती है। और इससे त्वचा रोग भी होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है। तो इसमें पूछा गया है कि जो नील नदी के किनारे स्थित है वह कौन सा शहर है। तो आप सभी को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि नील नदी कौन कौन सी नदियों की मतलब मेल होने के बाद ही नील नदी बनती है। तो एक आती है वाइट रिवर आती है एक, और एक आती है ब्लू रिवर। तो ये दोनों रिवर ही आकर खार्तूम में मिल जाती हैं, यहाँ पर खार्तूम में मिल जाती हैं। और इसी के बाद ये मिस्र के अंदर एंट्री कर जाती है और इस खार्तूम के पास से ही गुजरती है। इसी से इसको नील नदी बोलते हैं। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खार्तूम इसका सही आंसर है। क्योंकि ऑप्शन सी दे रखा है मिस्र, इस वजह से मिस्र नहीं होगा। बारसा भी नहीं होगा, बारसा पोलैंड की राजधानी है और रोम इटली की राजधानी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो रोम है वो यूरोपीय देश है, और जो खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। और खार्तूम अफ्रीकी देश है, और इसी से होकर जब नील नदी गुजरती है तो इसी के बाद से इसको नील नदी बोलते हैं, इसको वाइट रिवर बोलते हैं, आप लिख लेना। और इसको बोलते हैं ब्लू रिवर, इनको लिख लेना। और जब ये मिस्र के अंदर एंट्री करती है तो इसी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान किस नदी को बोलते हैं, तो नील नदी को ही मिस्र का वरदान बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 कौन बना है। ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा, ऑप्शन बी हन्ना संधू, ऑप्शन सी लारा दत्ता, ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मिस यूनिवर्स हमारे भारत में अब तक 3 बन चुकी हैं, भारत के अंदर अब तक 3 बन चुकी हैं। और वो 3 कौन कौन है, तो इसके बारे में देखते हैं। सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो बनी थी 1994 ईस्वी को। सुष्मिता सेन पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद लारा दत्ता बनी थी 2000 में। और हना संधू बनी है 2021 के अंदर, हना संधू बनी है। और हरना संधू कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं हरना संधू। कहाँ की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं हरना संधू। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है हरना संधू, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1939। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। दुनिया के अंदर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। और 2 विश्व युद्ध कब कब हुए हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से
1918 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 ईस्वी से और 1945 ईस्वी के बीच में। तो ये दोनों विश्व युद्धों की डेडलाइन है कि कब से कब तक हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, इसमें पूछा गया है कि पहला विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। और अभी फिलहाल में आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस के बीच बहुत कर्रा विवाद चल रहा है, उससे भी आशा की जा रही है कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये केवल रूस की अपने अंदर की बात है। इस वजह से इसमें कोई देश ओपनली बाहर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये विश्व युद्ध की संभावना बहुत ही कम है, ना के बराबर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1928। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना हमने पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन देखे थे हमने, तो उसमें हुई थी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे भीमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष थे। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी आंदोलन में जो महात्मा गांधी है उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये भी लिख लेना, जो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था वो नारा दिया गया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में और भी जितनी भी टेस्ट सीरीज दी जाएंगी आपको सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी। इसमें पूछा है जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, ये है अमृतसर के अंदर, जो वर्तमान में पंजाब है उस अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। और इस स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत कौन ने चढ़वाई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम इससे पहले एक ये चीज़ देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव कौन ने डलवाई गई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है अकबर के समकालीन ही जो सिख गुरु थे, वो चौथे गुरु, सिखों के चौथे गुरु थे अमरदास। अकबर के समकालीन थे, सिखों के चौथे गुरु थे अमरदास। तो अकबर ने ही अपने जो गुरु थे उस समय सिखों के, उनसे अकबर की मित्रता थी, और अकबर ने ही जो चौथे गुरु थे अमरदास उनको 500 बीघा ज़मीन दी थी। 500 बीघा ज़मीन दी थी, तो अमरदास ने ही जो अमरदास गुरु हैं उन्होंने ही उस 500 बीघा ज़मीन पर अमरदास नगर की स्थापना की गई थी, और बाद में उस अमरदास नगर का ही नाम बदलकर अमृतसर कर दिया गया। और तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर तो वैसे ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, लेकिन जो अमरदास नगर या फिर जिसकी अमृतसर की शहर की स्थापना की थी वो की थी अमरदास गुरु के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना 1872 किसके शासन काम कर दिया, यहाँ पर काल होगा, शासन काल में शुरू हुई थी। तो इसमें पूछा है जो 1872 की जनगणना है वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भारत के अंदर 1881 ईस्वी के बाद 10 की जनगणना शुरू हो गई है। और ये जनगणना 1881 में कौन के समय 10 की जनगणना शुरू हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 10 की जनगणना शुरू की गई थी। लेकिन इसमें पूछा गया है कि 1872 ईस्वी में जो प्रथम जनगणना है वो कौन के समय शुरू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो हैं उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और उस समय भारत के वायसराय थे, और इन्हीं के समय भारत में प्रथम जनगणना शुरू की गई थी। और एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 की जनगणना कौन के समय शुरू की गई थी। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 10 की जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई थी। और आप सभी को पता ही होगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो
तो ये नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा, नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। हम भगत सिंह जी के बारे में देख लें तो जो इनको फांसी दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन जो अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको कुछ ऐसा लगा कि अगर इनको जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये जो इनके सहयोगी हैं वो जेल पर आक्रमण कर देंगे और भगत सिंह जी को छुटा ले जाएंगे, मतलब भगा ले जाएंगे। इस वजह से इनको एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। और इन्हीं की एक बुक है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो बुक है भाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी बुक है। तो ये भी ध्यान रखना, मैं नास्तिक क्यों, इनकी एक बुक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1929 ईस्वी के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन ने की थी, इसको समझने से पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो रास बिहारी बोस हैं इन्होंने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये हुआ था 1907 ईस्वी के अंदर। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी के अंदर। और अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया था। और इसी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित करने के बाद ही 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया और इसी दिन झंडा को फहराया भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने जो कराची अधिवेशन 1931 हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और उसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो दोस्तों ये कैसी वीडियो लग रही है आपको, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें पूछा गया है कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता की थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। और इसमें जो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसके अंदर क्या हुआ था, तो जब नरम दल और गरम दल 1907 ईस्वी के अंदर अलग अलग हो गए थे तो इन दोनों का ही विलय हुआ था, नरम दल और गरम दल का 1916 ईस्वी में ही विलय किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए भोगवा नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो जैसा कि आप सभी को पता है धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है धोलावीरा। और ये लेटेस्ट 40वीं विश्व विरासत स्थल भी, 40वां भारत का विश्व विरासत स्थल 40वां भी धोलावीरा स्थित है, धोलावीरा है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे स्थित है धोलावीरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है पहला नंबर तो ये पूछा जाएगा कि 40वीं विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो ये धोलावीरा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है। तो ये बुक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इस बुक के अंदर जो भारत में जब ब्रिटिश शासन लागू चल रहा था, मतलब ब्रिटिश शासन कर रहा था भारत के अंदर, तो उस समय जो क्या क्या कमी थी भारत के अंदर, किस तरीके से उसमें गरीबी थी और क्या मतलब इसका षड्यंत्र था, वो इसके बारे में दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू इसका सही आंसर है। और दादा भाई नेहरू को ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, इनको ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, तो ये दादा भाई नेहरू को ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीली जल नीति किसकी थी, मतलब जो नीली जल नीति अपनाई थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो जो नीली जल नीति है
ये अपनाई गई थी फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा के द्वारा। लेकिन ये क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। तो इसी के द्वारा जो है नीली जल नीति अपनाई गई थी, और ये इसलिए अपनाई गई थी कि बंगाल और जो अरब सागर का एरिया है उस पर पूरे पर पुर्तगालियों का वर्चस्व हो, और अगर कोई भी इसमें व्यापार करने आए तो उस पर से हम टैक्स वसूल कर सके। इस वजह से जो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था इसके द्वारा नीली जल नीति की अपनाई गई थी। अगर कोई इसकी बात नहीं मानता था तो वो इसके जिसके भी जहाज होते थे उनको डुबो दिया जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने 40 लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारा? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेशवा था, पेशवाई शासन शुरू हो गया था, ये पेशवाई शासन किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था छत्रपति साहू महाराज के समय शुरू हुआ था पेशवाई शासन। छत्रपति साहू महाराज का जो समय काल था वो था 1707 से 1748 ईस्वी के अंदर। जब मुगल भारत पतन की ओर जा रहा था तब इनका समय काल था, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही इतिहासकार कहते हैं कि मुगल काल था वो डाउन ऑफ मतलब पतन की ओर शुरू हो गया था। तो इसमें देखते हैं पहला पेशवा कौन बनाया था छत्रपति साहू महाराज ने? तो ये पहला पेशवा बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा बनाया गया था बालाजी विश्वनाथ को, और इन्हीं के पुत्र हुए थे बालाजी प्रथम। इन्हीं के पहले पुत्र हुए थे बालाजी प्रथम, और इन्हीं ने पेशवा की 40 लड़ाई लड़ी और एक भी नहीं हारी थी इनके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम के द्वारा 40 लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध कौन मुगल बादशाह था? तो जैसा कि न्याय की जंजीर के बारे में पढ़ा होगा आप सभी ने, न्याय की जंजीर एक इस तरीके से थी, जो न्याय की जंजीर थी आगरा का किला था। आगरा के किले में जो उस समय बादशाह था जहांगीर, उसने एक सोने की चैन बनवाई थी और उसमें घंटियां बजवाई थी, और उसने अपनी सेना के अंदर ये अनाउंस किया था कि जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो 24 घंटे में कभी भी आके इसको अगर जंजीर को खींचता है तो उसको उसी समय न्याय किया जाएगा, चाहे वो रात के 12 बजे हो या फिर दिन का दोपहर के 1 बजे हो, चाहे कुछ भी टाइम हो, उसको तुरंत ही न्याय दिया जाएगा। तो ये थी न्याय की जंजीर, और ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। और जहांगीरी जो था वो अकबर का पुत्र था, और अकबर के पुत्र का ही नाम था सलीम। तो इसको ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था अकबर ने? इसमें पूछा है कि जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था। तो अकबर था 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गया था। तो गुजरात को जब फतेह कर लौटा था तो इसने सबसे पहले तो अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की थी, और उसी के बाद इसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्माण कराया गया था, और फतेहपुर सीकरी में ही इसका बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर के द्वारा 1973 ईस्वी के अंदर। तो इसको ध्यान रखना, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था, और इसी वर्ष अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी भी इसी ने शिफ्ट की थी अकबर ने। क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इसमें पूछा गया है कि जो अष्टदिग्गज हैं, इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है कि अष्टदिग्गज किस शासक के समय थे। तो हमको जैसा कि पता है शिवाजी के समय थे अष्टप्रधान। जो शिवाजी के 8 सबसे महत्वपूर्ण लोग होते थे उनको बोलते थे अष्टप्रधान। और चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के समय थे नवरत्न। इनके समय थे नवरत्न। और जो कृष्णदेव राय इनके समय जो थे वो थे अष्टदिग्गज। और यही विजय साम्राज्य के सबसे महान और शक्तिशाली शासक भी हुए कृष्णदेव राय। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम विजयनगर राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1336 ईस्वी के अंदर। अब 1336 ईस्वी में की गई थी तो तब उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश शासन कर रहा था दिल्ली के अंदर?
और उस समय कौन सा सुल्तान शासन कर रहा था दिल्ली के अंदर? तो उस समय तुगलक वंश शासन कर रहा था दिल्ली के अंदर। कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश में ही एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई भाई थे, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी के अंदर। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो जो दिल्ली का सुल्तान था उसके समय कहा गया है कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन है ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इल्तुतमिश के द्वारा तो इसमें दल चालीसा की शुरुआत की गई थी और एकता प्रथा की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो एकता प्रथा और दल चालीसा की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश को ही जो है दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्तुतमिश को। और बलबन है, बलबन के द्वारा ही स्थापना की गई थी रक्त और लोहे की नीति। रक्त और लोहे की नीति स्थापना की गई थी और यही गुलाम वंश का एक सुल्तान हुआ था। और इसी के द्वारा, क्योंकि इसने रक्त और लोहे की नीति क्यों अपनाई थी इसके पीछे भी काफ़ी डिबेट है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो बलबन था उसने सबसे पहले तो दल चालीसा की स्थापना की थी इल्तुतमिश के द्वारा, उसको पूरी तरह से नष्ट करा दिया था। मतलब जो दल चालीसा के अंदर 40 लोग थे उनकी मृत्यु करा दी गई थी बलबन के द्वारा। तो इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत की जनता थी वो इसके लिए विद्रोही हो गई थी और इसी को दबाने के लिए इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। और इसी में अगर कोई इसकी बात नहीं मानता था तो वो उसका सिर कलम करवा देता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इसमें पूछा गया है कि जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म है वो किस सन में हुआ था, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ही इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इस वजह से जो इनका जन्म है, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी के अंदर। और 610 ईस्वी के अंदर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हीरा गुफा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 570 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। और इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी 610 ईस्वी के अंदर इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सीन नदी, ऑप्शन बी टाइबर नदी, ऑप्शन सी थेम्स नदी, ऑप्शन डी हडसन नदी। तो इसमें पूछा गया है कि जो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वो किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है टाइबर नदी के किनारे स्थित। और न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। और जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वो है पोटामैक नदी के किनारे स्थित। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि जो अमेरिका की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है अमेरिका की राजधानी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की जो संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष पूछा गया है इसमें। और ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये थे जो प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और इसके बाद JB कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है
मुख्यमंत्री रह चुकी हैं JV कृपलानी, और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू ही इसका सही आंसर है, यही थे संघ समिति के अध्यक्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो पंचायती राज, इसका जो हमको भाग मिलता है वो मिलता है 9 और 9A। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है भाग 9 में, और भाग 9 के अंदर इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसमें पूछा जाता है कि पंचायती राज के जो कार्य हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर हैं, तो वो अनुच्छेद है पंचायती राज के कार्य 243G के अंदर है पंचायती राज। और जो इसका सही इसमें पूछा गया है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद, तो ये है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 है पंचायती राज से संबंधित। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SC आयोग से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। जो SC आयोग से संबंधित संविधान संशोधन है, क्योंकि SC आयोग के लिए एक अलग से आयोग बनाया था, इस वजह से भारतीय संविधान के अंदर 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया था। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया था, तो SC आयोग के लिए एक अनुच्छेद 338 बनाया गया था। अनुच्छेद 338 में SC आयोग से संबंधित SC आयोग है अनुच्छेद 338A में, सॉरी अनुच्छेद 338 के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो इसमें हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, और ये भी यूपी पुलिस 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 1885 मीटर, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। उसके बाद आ जाता है K2 को ही बोलते हैं गॉडविन ऑस्ट्रिच, और इसकी हाइट है 86,8611 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद आ जाता है कंचनजंगा है भारत के अंदर ही, जो सिक्किम के अंदर पड़ता है, और इसकी हाइट है 8598 मीटर। इसकी हाइट है 8598 मीटर इसकी हाइट है। तो इसमें पूछा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा है कंचनजंगा। जो माउंट कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर स्थित है, वो सबसे तीसरा सबसे ऊंचा भाग है हिमालय के अंदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने आज देखे 25 क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्यार दिखाना। तो दोस्तों हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।